अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, शहबाज बुखारी एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का जो मौजू है इंतहाई अहम मौजू है, यानी कि तहफ़्फ़ुज़ खुराक, फूड सिक्योरिटी। बात करने से पहले इतना कहूँगा कि खुराक आपका हक है, ये खैरात नहीं है। फूड इज़ योर राइट नॉट द चैरिटी। जैसा कि अक़वाम मुत्तहिदा ने तहफ़्फ़ुज़ खुराक के बारे में और पाकिस्तान ने कमिटमेंट की है कि तहफ़्फ़ुज़ खुराक का मतलब है तमाम लोगों को हर वक्त मुनासिब, महफूज और ग़ज़ाइयत से भरपूर खुराक तक रसाई जिस्मानी, समाजी और इक़्तिसादी हासिल होनी चाहिए, और ये खुराक उनकी तरजीहात और ग़ज़ाई ज़रूरियात को पूरा करती हो। ये कमिटमेंट है अक़वाम मुत्तहिदा की भी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की भी। सूरत हाल उस वक्त ज़्यादा ख़राब हो जाती है जब कोई भी कुदरती आफत आती है। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ एक एक्सपर्ट आए हैं, उनका तारफ़ करवाता चलूँ। ये फार्मर एडवाइज़र फूड सिक्योरिटी थे प्राइम मिनिस्टर के, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं एक एशिया के चंद एक जो बड़े थिंक टैंक है उनमें से, उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट के। और मैं इन्हें वेलकम करता हूँ अपनी डिस्कशन में। तो आपके दावत दूंगा मोहतरम जनाब डॉक्टर आबद क़य्यूम सुलहरी साहब को। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर साहब। शुक्रिया। आप मुझे थोड़ा सा, बल्कि मुझे और मेरे नाजरीन को ये बताइए कि इस वक्त पाकिस्तान में प्री एंड पोस्ट फ्लड से पहले क्या सूरत हाल थी और फ्लड के बाद क्या सूरत हाल है फूड सिक्योरिटी की। जी शुक्रिया शहबाज। देखिए, फ्लड से पहले भी चीज़ें कोई बहुत अच्छी नहीं थी। जो आपने फूड सिक्योरिटी की जो डेफिनेशन जो बयान की, तो अगर हम उस डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो क्या वाकई एक सवाल जो कि मैं नाज़रीन से पूछना चाहूँगा कि वो अपने आप से ये जाने कि जो कुछ वो खा रहे हैं क्या वो उनका जुज़्व बदन बन रहा है, क्या वो ग़ज़ाइयत से भरपूर है, क्या कभी उन्हें कोई ऐसा इशू तो पेश नहीं आया कि वो जो खा रहे हैं वो उनकी जिस्मानी जो ग़ज़ाई ज़रूरियात है उसको पूरा नहीं करता। और उसकी मिसाल मैं जो देना चाहता हूँ कि हम बैलेंस डाइट का हमारे पास कोई कंसेप्ट नहीं है। पीने का पानी जो है वो कितना साफ़ है, वो अक्सर लोगों के लिए एक चैलेंज है। आप किसी 5 स्टार होटल में बहुत अच्छा खाना खा लें, उसके बाद एक गिलास गंदा पानी पी लें तो वो फूड पॉइजनिंग होती है, वो फूड सिक्योरिटी नहीं होती। तो आबादी का एक जो वसी हिस्सा है वो फूड इनसिक्योर है किसी न किसी शक्ल में, या वो मैल नरिशमेंट का शिकार है। लेकिन फ्लड के बाद ये सिचुएशन जो है ये बहुत चैलेंजिंग हो गई, और अक़वाम मुत्तहिदा का एक ज़ैली अदारा है FAO, उनकी एक क्लासिफिकेशन होती है जिसमें कि जो फेज़ 4 जो होता है वो एमरजेंसी होता है। फेज़ 5 का मतलब होता है कि कहत आ गया। और उन्होंने अभी जो रिसेंट अपना सर्वे मुकम्मल किया है, उनका कहना है कि मिलियंस की तादाद में लोग ऐसे हैं जो कि उस फेज़ 4 क्लासिफिकेशन में आ रहे हैं, यानी कि वहाँ पे फूड एमरजेंसी जो है वो आ चुकी है। और उसकी बुनियादी वजह पीने का पानी है, उसकी बुनियादी वजह सैनिटेशन की सहूलियात का ना होना है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि सैलाब के नतीजे में तकरीबन 2000 से ज़्यादा जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो डैमेज हो गई या वो बह गई। उसकी बुनियादी वजह यह है कि सिंध में जो गंदम जो कि गंजियों में महकमा खुराक जो है उसको ज़ख़ीरा करता था, वो आधी से ज़्यादा जो है वो सैलाब की नज़र हो गई। वहाँ पे आटे का क्राइसिस आने वाला है। उसकी बुनियादी वजह यह भी है कि आने वाले रबी सीज़न में अब जो क्रॉपिंग होनी है, जो काश्त होगी गंदम की, उसके लिए ज़मीनें अवेलेबल नहीं हैं। अगर कहीं पे पानी उतर गया तो वहाँ पे मलकियत का तनाज़ा शुरू हो जाएगा, चूँकि वो जो डिमार्केशन और बाउंड्रीज थी वो सब बह चुकी हैं। और
کیا واقعتاً وہاں پہ سیڈ موجود ہے, فرٹیلائزر موجود ہے. تو یہ نہ صرف یہ سال بلکہ جو آنے والا سال ہے اس میں بھی گندم کا ایک بحران آتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں. اور یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس میں کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ ملینز میں لوگ جو ہیں وہ فوڈ انسیکیورٹی کا شکار ہوں گے. ورلڈ بینک کی جو تازہ ترین رپورٹ ہے, ورلڈ بینک کا کہنا ہے کہ تقریباً 4.5 سے 9 ملین افراد جو ہیں وہ خط غربت سے نیچے آئیں گے ان سیلاب کے نتیجے میں. تو اگین یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ غذا ان کی دسترس سے باہر ہو جائے گی. تو آپ کی آبادی میں ایک حصہ ایسا ہے جس کے پاس کہ معاشی طور پہ وہ خوراک تو موجود ہوگی لیکن وہ خرید نہیں سکیں گے. ایک حصہ ایسا ہے جن کے پاس خوراک ہوگی لیکن پینے کا صاف پانی نہیں ہے, ہیلتھ کی فیسلٹیز نہیں ہے. اور ایک حصہ ایسا ہے جس کو کہ سرے سے ہی خوراک کی دستیابی نہیں ہے. اور یہ وہ کلیمٹی ہٹ ڈسٹرکٹس ہیں جو کہ ابھی تک پانی میں گرے ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ نے مینشن کیا کہ IPC انٹیگریٹڈ فیز کلاسیفیکیشن آف فوڈ سیکیورٹی, اوور آل پاپولیشن جو ہے وہ تو اس سے متاثر ہوگی. میں پوچھنا چاہوں گا اس میں اسپیشلی بچے اور خواتین, اور خاص طور پہ حاملہ خواتین, ان کی جو ڈائٹری نیڈ ہے اس کو حکومتی ادارے کس طرح امپروو کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس وقت تو فی الحال ریکوری اور ریلیف کا فیز چل رہا ہے. اگر تھوڑا سا میں نمبرز پہ آتا ہوں تو 33 ملین افراد جو کہ آپ کی نیدرلینڈ, بیلجیم اور ڈینمارک کی پاپولیشن کے برابر بنتا ہے, وہ اس سے متاثر ہوئے. اگر ہم گھروں کی بات کرتے ہیں تو 21 لاکھ گھرانے یا متاثر ہوئے یا وہ بہہ گئے, ڈیمیج ہوئے یا ڈسٹرائے ہو گئے. اگر ہم لوگوں کی نقل مکانی کی بات کرتے ہیں تو 80 لاکھ افراد جو ہیں ان کو بے سر و سامانی میں اپنے گھر چھوڑنے پڑے. ان 80 لاکھ میں سے صرف 6 لاکھ کے قریب ایسے ہیں جو کہ کیمپس میں ہیں. باقی 74 لاکھ کے قریب ابھی تک وہ افراد ہیں جو کہ کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں, وہ سڑک پہ بند کے کنارے بیٹھے ہیں, وہ دیہاتوں میں کسی اونچی جگہ پہ بیٹھے ہیں لیکن وہ پانی میں گرے ہوئے ہیں. یہ سندھ کی سچویشن ہے. اب اگر آپ مزید اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں تو اس 33 لاکھ میں 16 لاکھ جو ہیں وہ بچے ہیں جن کی کہ فوری طور پہ ریکوائرمنٹ ہے کہ ان کو خوراک دی جائے, ان کی جو ہیلتھ ریکوائرمنٹ ہے وہ میٹ کی جائے. ان میں سے بہت سے ایسے بچیاں اور بچے ہیں جو کہ مختلف جو ہراسمنٹ ہے اس کا شکار ہو رہے ہیں, ان کو اگین شیلٹر چاہیے. اگر ہم پریگننٹ خواتین کی بات کرتے ہیں تو تقریباً 6.5 لاکھ کے قریب ایسی خواتین ہیں جو کہ مائیں بن رہی ہوں گی اور جن کے لیے پری نیٹل جو ہیلتھ کیئر ہے وہ دستیاب نہیں ہے. تقریباً 60 لاکھ افراد ایسے ہیں جن کو پینے کا پانی جو ہے صاف وہ میسر نہیں. تو یہ ہم جو خوش قسمتی سے سیلاب زدہ علاقوں میں لوگ نہیں بیٹھے, ہمیں شاید اس میگنیچیوڈ کا اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ کس قسم پرسی کی حالت میں زندہ رہنے پہ مجبور ہیں. ڈاکٹر صاحب, ایک تو سچویشن ہوگی, ایک تو ریزن ہوگی کلائمیٹ چینج, اور دوسرا ایشو گورننس کا جس کی گونج جو ہے یورپی یونین میں بھی سنائی دے رہی ہے. آپ برازیل کا اپنے زیرو ہنگر پروگرام بہت کلوزلی دیکھا اور پھر اس کو ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کی پاکستان میں. تو گورننس کے ایشو جو ہیں برازیل نے کیسے ہینڈل کیے جن سے سیکھ کے پاکستان جو ہے وہ سچویشن کو بہتر کر سکتا ہے؟ دیکھیے گورننس کوئی اس کی سمپل ڈیفینیشن نہیں کہ گورننس صرف کسی ادارے میں کام نہ ہونے کا نام ہے. گورننس کو اگر آپ تھوڑا سا براڈ کر کے دیکھتے ہیں تو گورننس معاشرے میں فیصلہ سازی کرنا, اس فیصلہ سازی میں کون کون سے کردار شامل ہوتے ہیں, وہاں پہ جو اگر متضاد آراء ہوتی ہیں تو ان کو کیسے اس پہ ایک کنسنسس لایا جاتا ہے, کس چیز کو کس بنیاد پہ ترجیح دی جاتی ہے, اس فیصلہ سازی میں کون کون سے جو ایویڈنسز ہوتے ہیں وہ شامل ہوتے ہیں. تو گورننس ایک بہت براڈ کنسیپٹ ہے اور یقیناً پاکستان جیسے ممالک میں گورننس کا فقدان جو ہے وہ تقریباً ہر لیول پہ ہے, وہ چھوٹے لیول سے لے کے بڑی سطح تک ہر جگہ پہ اس گورننس کا فقدان جو ہے وہ پایا جاتا ہے. اس وقت جو تازہ ترین رپورٹس آ رہی ہیں سائنٹسٹ کی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ سیلاب کے نتیجے میں
$40 अरब का नुकसान हुआ, तो वो कह रहे हैं कि 50% नुकसान ऐसा है जिसको आप डायरेक्टली क्लाइमेट चेंज से एट्रीब्यूट कर सकते हैं। तकरीबन $20 अरब जो हैं वो तो डायरेक्टली क्लाइमेट चेंज से एट्रीब्यूट किए जाते हैं। पाकिस्तान इस साल एक मिसाल था कि क्लाइमेट चेंज दुनिया में क्या क्या तबाही लेके आएगी। सर्दियों से हम जंप किया हीट वेव में, हीट वेव से हम 53 डिग्री सेंटीग्रेड में जैकबाबाद पहुंच गया, दुनिया का गर्म तरीन खित्ता बना, और 2 महीने बाद वही जैकबाबाद पानी में डूबा हुआ है। ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे थे, तो हर तरह के यहाँ पे हुए। तो वो कहते हैं कि जी 50% क्लाइमेट चेंज से नुकसान है, और बाकी का 50% जो है वो ये हो सकता है कि आपका लैंड यूज प्लान ठीक नहीं था, वो ये हो सकता है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो नाकस था, वो ये हो सकता है कि आपने दरख्तों की कटाई बेदरक की जिसकी वजह से सॉइल इरोजन हुई, वो ये हो सकता है कि आपकी प्लानिंग ठीक नहीं थी। तो ये बाकी सारे फैक्टर्स जो हैं वो मिल के बनाते हैं वो जो 50%। डॉक्टर साहब, वक्त के दामन में सातें बहुत कम हैं। मेरा आखिरी आपसे सवाल जो है वो ये है कि कहने को पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, लेकिन लेस दैन अराउंड 60% पॉपुलेशन फूड इनसिक्योर है। आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए क्या तजावीज़ देंगे कि लोगों की खुराक की ज़रूरत जो है वो पूरी हो सके किसी हद तक? देखिए, बदकिस्मती से अब हम ज़रई मुल्क नहीं हैं। हमारी जो GDP है उसका 60% जो है वो खिदमात से, सर्विसेज से आता है। ज़राअत सिर्फ 19% आपको देती है, और यही एक अलमिया है कि ज़राअत एक ऐसा शोबा है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो नौकरियों के लिए या रोज़गार के लिए उस पर वाबस्ता हैं, लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो चुकी है। और अब हमें गोइंग फॉरवर्ड जिस तरह की अनप्रडिक्टेबिलिटीज़ का सामना है, हमें एक तो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर जो है इसके बारे में सोचना है। और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का मतलब ये है कि कौन सी वो फसलें किस टाइम पे उगाई जाएं जो कि इन मौसमियाती तगय्युरात का मुकाबला करने की सलाहियत रखती हो। दूसरा, हमें अपनी एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा, खा वो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, खा वो आपकी GIS मैपिंग है। जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं पूरी दुनिया में वो इस्तेमाल हो रही हैं इस वक्त प्रिसीजन एग्रीकल्चर के नाम से, उनको हमें लेके आना होगा। और तीसरा, क्लाइमेट चेंज जो है ये, अगर इसको मैं 2 लफ्ज़ों में बयान करूं तो ये पानी और दर्जा हरारत है। या बहुत ज़्यादा पानी या बिल्कुल नहीं होगा, कहत साली होगी, या बहुत गर्मी या एकदम से बहुत सर्दी। तो हमारे जो बीज हैं वो इस किस्म के अब हमें उन फसलों के लाने पड़ेंगे। मौसम सरमा में काश्त होने वाली फसलें जो कि गर्मी को बर्दाश्त कर सकें, कहत साली को बर्दाश्त कर सकें, और मौसम सरमा में काश्त होने वाले वो पौधे जो वो फसलें जो कि टेम्परेचर की जो लो एक्सट्रीम है उसको बर्दाश्त कर सकें। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच आपकी बहुत कीमती आरा का। और ख़वातीनो हज़रात, जैसा कि मैंने कहा था कि मेरा YouTube चैनल जो है एको विद शहबाज, वो स्टीरियोटाइप नहीं होगा। हम कभी अकेले में किसी इशू पे बात कर रहे होंगे, और कभी जो है डॉक्टर आबद क़य्यूम सुलैरी साहब जैसे आलम और लर्नर्ड बंदे के साथ डिस्कशन कर रहे होंगे, और कभी हम फील्ड में भी जाएंगे। तो हमारे साथ रहिएगा, और इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।